नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेट की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम सेट्स पे डिफाइन होने वाले ऑपरेशंस की बात करेंगे और साथ ही साथ उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनका सभी काम अध्ययन करेंगे। ठीक भाई, आपको आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर के अंदर आपको सेट पे डिफाइन होने वाले ऑपरेशन और उन ऑपरेशंस की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका अध्ययन करना है। ठीक भाई, लेक्चर नंबर 8 में हमने समुच्चय पे दो संक्रियाएं पढ़ी थी। पहली तो थी आपकी समुच्चयों का संघ या फिर यूनियन ऑफ ए सेट, और सेकंड थी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है भाई, ये दो संक्रियाएं हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर पढ़ी थी, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म पढ़ाएंगे, क्योंकि लास्ट के लेक्चर के अंदर सर्वनिष्ठ संक्रिया गुणधर्म रह गए थे लिखाना। तो सबसे पहले हम सर्वनिष्ठ संक्रिया गुणधर्म लिखाएंगे, फिर उसके बाद समुच्चय पे दो और संक्रियाएं डिफाइन हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो एक तो है समुच्चयों का अंतर और एक है समुच्चयों का पूरक। ठीक है, तो देखिए सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब है आप कोई भी दो सेट लीजिए और उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालिए, मतलब उन दोनों का आप क्या कीजिए, उन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए और उन कॉमन एलिमेंट्स का करेक्शन करके एक नया सेट बनाइए, जो कि कौन सा हुआ है? इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप दोनों सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो चाहे ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लो और या फिर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? समान समुच्चय मिलेगा। कहने का मतलब है सर्वनिष्ठ संक्रिया साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। दैट इज क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सेकंड प्रॉपर्टी, कौन सी? साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, कौन सी आती है? साहचर्य नियम या साहचर्य गुणधर्म। तो इस नियम के अकॉर्डिंग देखो हम क्या कह सकते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि आपने दो सेट लिए। ठीक है, आपने क्रम विनिमय नियम के अंदर आपने दो सेट लिए और उन दो सेट्स का आपने क्या निकाला? इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकाला और बी इंटरसेक्शन ए निकाला। तो आपने देखा कि दोनों के दोनों जो सेट है वो कैसे सेट है? समान समुच्चय है, मतलब दोनों में एलिमेंट्स क्या है? दोनों में एलिमेंट समान है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक और नियम की उत्पत्ति की, जिसका नाम है साहचर्य नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग आपको क्या है? अब की बार दो सेट नहीं लेने, इस नियम के अकॉर्डिंग आप कोई भी तीन सेट लीजिए, ए बी और सी। ठीक है, आप कोई तीन सेट लीजिए और आप उनको इस प्रकार से अरेंज कीजिए कि ए का आप इंटरसेक्शन लो बी के साथ। ठीक है, फिर आप इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लो? सेट सी के साथ लो, या फिर आप सेट बी का इंटरसेक्शन लो सेट सी के साथ, और फिर इस सेट का किसके साथ इंटरसेक्शन लो? फिर इस सेट का इंटरसेक्शन लो सेट ए के साथ, तो भी हमेशा आपको क्या मिलेगा? समान समुच्चय मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों सेट है, ये दोनों सेट कैसे हैं? ये दोनों सेट समान समुच्चय है। ठीक है भाई, मतलब अगर आप किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन लो, चाहो तो आप पहले इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लो या फिर आप इन दो का लो, और उसके बाद आप इस सेट सी के साथ इंटरसेक्शन लो और या फिर आप इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लो, तो हमेशा आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। कहने मतलब है सर्वनिष्ठ संक्रिया किसका पालन करती है? साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड नियम के अकॉर्डिंग क्या आता है? थर्ड नियम का आपका वर्गसम नियम। ठीक है, थर्ड कौन सा नियम आपका? वर्गसम नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि किसी भी सेट का अगर आप उसी के साथ इंटरसेक्शन लो, मान के चलिए आपके पास कोई भी सेट है ए और उस सेट का आप इंटरसेक्शन उसी के साथ लेते हो, तो आप देखते हो कि दोनों के दोनों सेट में एलिमेंट्स क्या हैं? सेम ही है भाई। दोनों का आप उसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, दैट मीन्स आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो?
उनके कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हो। तो उनके कॉमन एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? उनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट क्या होगा? सेट ए के बराबर होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। ठीक है, अब उसके बाद आता है फोर्थ। कौन सा? फोर्थ आता है तत्समक नियम। ठीक है, फोर्थ कौन सा आता है? तत्समक नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो? इस नियम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर सेट ए का ऐसे कौन से सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए कि अगेन आपको क्या मिल जाए? सेट ए मिल जाए, तो वो कौन सा सेट होता है? वो होता है सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब सेट ए का अगर आप सार्वत्रिक समुच्चय से इंटरसेक्शन लेते हो तो हमेशा आपको कौन सा सेट मिलेगा? सेट ए ही मिलेगा। और ये जो नियम है, ये नियम क्या कहलाता है? ये नियम तत्समक नियम कहलाता है। ठीक भाई, कौन सा नियम कहलाता है? ये तत्समक नियम कहलाता है। इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी सेट का इंटरसेक्शन सार्वत्रिक समुच्चय के साथ लेते हो तो हमेशा आपको वही सेट मिलेगा। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ है। अब देखो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको करना क्या है? मान के चलिए आपने एक सेट लिया बी। ठीक है, आपने एक सेट लिया बी और इस सेट बी का आपने क्या ले लिया? कोई सबसेट ले लिया। ठीक है, इस सेट बी का आपने कोई भी सबसेट ले लिया ए। ठीक है, अब देखो ए के अंदर जितने भी अवयव है वो किसके हैं? मतलब ए के अंदर जितने भी अवयव वो कहाँ स्थित है? बी के अंदर है। या फिर आप ये कह सकते हो समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव विद्यमान है वो किस सेट के अवयव है? वो सेट बी के अवयव है। ठीक है भाई, वो सेट बी के अवयव है। अब आप इस सेट ए का अगर आप सेट बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हो, कहने का मतलब है सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो किसके अंदर विद्यमान है? सेट बी के अंदर विद्यमान है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर विद्यमान है? सेट बी के अंदर। क्यों? क्योंकि ए क्या है? बी का सबसेट। तो इस सेट ए का अगर सेट बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो हमेशा कौन सा सेट मिलेगा आपको? हमेशा सेट ए ही मिलेगा। ठीक है, ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। और लास्ट देखिए आप, लास्ट प्रॉपर्टी मान के चलिए आपने दो सेट ले ली ए और बी। वो किसके सबसेट है? वो सबसेट है सेट एक्स के। ठीक है, वो किसके सबसेट है? वो सबसेट है सेट एक्स के। अब अगर आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हो तो हमेशा इनका इंटरसेक्शन किसका सबसेट होगा? हमेशा इनका इंटरसेक्शन सबसेट होगा सेट एक्स का। क्यों होगा? क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है? सेट एक्स के। सेट बी के भी जितने एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है? सेट एक्स के। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो किसका एलिमेंट होंगे? वो भी सेट एक्स के होंगे। यानी मतलब है ये जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी, ये किसका सबसेट होगा? ये सबसेट होगा एक्स का। ठीक है, तो ये आपकी सार्वनिष्ठ संख्या से संबंधित गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी दो संक्रिया कंप्लीट होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरी संक्रिया, तीसरा ऑपरेशन कौन सा है जो कि सेट पे डिफाइन हो सकता है। ठीक है भाई, थर्ड ऑपरेशन कौन सा है जो सेट पे डिफाइन हो सके? तो देखो थर्ड ऑपरेशन का नाम है समुच्चयों का अंतर, या फिर तीसरी संक्रिया कौन सी है? समुच्चयों का अंतर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। ठीक है, अब आपको बताएंगे समुच्चयों का अंतर क्या होता है, क्या किस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, कैसे और किस सेट के एलिमेंट होता है, तो वो सभी देखते हैं। देखो भाई, आपने दो सेट ले ली ए और बी। ठीक है, आपने दो सेट ए और बी ले लिए। अब इन सेट आपने ये दो सेट ए और बी ले लिए। अब आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये एम्प्टी सेट हैं या फिर नॉन एम्प्टी। ठीक है, इनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो इन दोनों समुच्चयों के अंतर समुच्चयों को किससे व्यक्त करते हैं? इन दोनों समुच्चयों के अंतर समुच्चयों को हम हमेशा किससे व्यक्त करेंगे? ए माइनस बी से। ठीक है, इसके अंतर समुच्चय किससे व्यक्त करेंगे? ए माइनस बी से।
और इनका अंतर समुच्चय क्या होगा, इनका अंतर समुच्चय समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय होगा। ठीक भाई, इसके अंतर समुच्चय में वही अवयव होंगे समुच्चय ए के जो कि किसमें ना हो, समुच्चय बी में ना हो। ठीक है, मतलब इस सेट के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो सेट ए के, जो सेट ए में तो होंगे लेकिन सेट बी में नहीं होंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो कि समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय बी में ना हो वो क्या कहलाता है, समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। किससे व्यक्त करते हैं इसको, a माइनस बी से, और डिफाइन किस प्रकार करते हैं, a माइनस बी बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, कहने मतलब है उन अवयव x का समुच्चय जो कि a में तो उपस्थित है लेकिन b में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि माना a और b दो समुच्चय है, तब समुच्चय a और b का अंतर समुच्चय a माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो समुच्चय a में तो उपस्थित होंगे लेकिन समुच्चय b में उपस्थित नहीं होंगे। और या फिर आप ये कह सकते हो कि समुच्चय a के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय b में उपस्थित ना हो क्या कहलाता है, समुच्चय a और b का अंतर समुच्चय कहलाता है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, a माइनस बी से, और डिफाइन किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। इसके लिए आपको दो सेट होना मस्ट है, और जब भी आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कम से कम कितने सेट लेंगे, आपको एटलीस्ट दो सेट तो होने जरूरी है। ठीक है, देखो माना A तथा B, माना A तथा B कोई दो समुच्चय, माना A तथा B कोई दो समुच्चय है, तब इनके अंतर समुच्चय, तब इनके या फिर तब इनका अंतर समुच्चय, तब इनका अंतर समुच्चय, तब इनका अंतर समुच्चय समुच्चय ए के उन अवयवों का, समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय होगा, समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो समुच्चय बी में ना हो, जो समुच्चय बी में नहीं हो। इसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, किससे व्यक्त करते हैं, a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं, दैट इज a माइनस बी बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपने समुच्चय a और b लिया और आपने क्या फाइंड आउट किया, अंतर समुच्चय a माइनस b। इसी प्रकार आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अंतर समुच्चय b माइनस a। ठीक है, तो अंतर समुच्चय b माइनस a क्या होगा, अंतर समुच्चय b माइनस a, देखिए क्या होगा, अंतर समुच्चय b माइनस a समुच्चय b के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो कि समुच्चय a में ना हो। ठीक है भाई, इनका अंतर समुच्चय b माइनस a समुच्चय b के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो समुच्चय a b में उपस्थित हो लेकिन a में ना हो। ठीक है, तो ये आपका समुच्चयों का अंतर हो गया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी देख लीजिए। अंतर संक्रिया के गुणधर्म। ठीक है, अंतर संक्रिया के गुणधर्म, तो देखो कौन कौन से गुणधर्म होते हैं इसके। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपने सेट लिया A B। ठीक है, आपने दो सेट लिया, या फिर आप ऐसे अभी नहीं तो आप ऐसे देख लो कि आपने
तीन सेट ले लिए ए बी और सी, ठीक है। तो ए माइनस बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। सेकंड देखो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो ये आपके अंतर संक्रिया के गुणधर्म, ठीक है। अब देखो दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि किन्हीं भी दो समुच्चयों का अंतर किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। तो देखो आपने मान के चलो, आपने एग्जांपल के तौर पे सेट ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और सेट बी में एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, ठीक है। तो इनका अंतर समुच्चय निकालो, कौन कौन से अंतर समुच्चय होंगे, एक तो ए माइनस बी होगा, दूसरा बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी के अंदर वे ही अवयव होंगे समुच्चय ए के, अंतर समुच्चय ए माइनस बी के अंदर समुच्चय ए के वे ही अवयव होंगे जो कि बी में ना हो। तो इसमें देखो कौन कौन से अवयव है जो कि बी में नहीं है। 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, तो ये तीनों अवयव इसके अंदर है भाई, लेकिन ये दोनों के दोनों अवयव इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंतर समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए माइनस बी के अंदर 4 और 5, ठीक है। इसी प्रकार बी माइनस ए फाइंड आउट करो, देखा बी माइनस ए जब आप फाइंड आउट करोगे तो बी माइनस ए के अंदर आपको समुच्चय बी के वे अवयव लेने हैं जो कि समुच्चय ए में ना हो। अगर आप 1 2 3 की बात करें तो 1 2 3 समुच्चय बी में है और साथ में समुच्चय ए में भी है, मतलब ये एलिमेंट आपको चूज नहीं करना है, ठीक है। आप देखते हो समुच्चय बी के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं 6 और 7 जो कि समुच्चय बी में तो हैं लेकिन समुच्चय ए में नहीं है। तो इसके अंतर समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 6 और 7, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 6 और 7। तो ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपके लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट ऑपरेशन है समुच्चय पर कौन सा, समुच्चय का या समुच्चय का पूरक, ठीक है। कौन सा है, समुच्चय का पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कौन सा है, समुच्चय का पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो देखिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये भी देखिए। आपने मान के चलो सेट ले लिया ए, ठीक है। आपने कोई सेट लिया है ए और उस ए के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कि वो ए एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है, इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो इस समुच्चय ए के पूरक को आप किससे व्यक्त करोगे, हमेशा इस समुच्चय ए के पूरक को हम हमेशा व्यक्त करेंगे ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। किससे व्यक्त करेंगे इसको, हमेशा ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से व्यक्त करेंगे। और ये कौन से अवयवों का समुच्चय होगा, ये उन अवयवों का समुच्चय होगा जो कि सार्वत्रिक समुच्चय यू में तो होंगे लेकिन समुच्चय ए में नहीं होंगे। कहने का मतलब है किसी भी समुच्चय के पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो समुच्चय ए में ना हो, ठीक है भाई। किसी भी समुच्चय के पूरक किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो कि समुच्चय ए में ना हो, तो आप देख सकते हो समुच्चय यू के जो अवयव है उनका आप समुच्चय बना रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो कि इस समुच्चय के अंदर ये जो अवयव x है ये किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ये ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इसको ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट से डिफाइन कर सकते हैं और इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखते हो कि यहाँ पे ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट किया है, तो आप यहाँ पे देखते हो कि आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो।
भाई आप इस सेट को किस प्रकार से लिखते हो? आप देखते हो आपने a माइनस b को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया? a माइनस b को आपने रिप्रेजेंट किया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। कहने का मतलब है समुच्चय a के उन अवयवों x का समुच्चय जो कि किसके साथ अवयव ना हो, b के अवयव ना हो। तो इसी प्रकार हम इस सेट को क्या लिख सकते हैं कि समुच्चय u के वे अवयव जो कि समुच्चय a में ना हो। तो इसको हम अंतर समुच्चय के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं u माइनस a। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? u माइनस a। तो हमेशा पूरक समुच्चय a डैश a कॉम्प्लीमेंट को आप अंतर समुच्चय के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, किसके रूप में डिफाइन कर सकते हो? अंतर समुच्चय के रूप में डिफाइन कर सकते हो। तो देखो इसको डेफिनेशन, माना a कोई समुच्चय। ठीक है, माना a कोई समुच्चय है, तब समुच्चय A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का, या फिर आप ये कह सकते हो कि तब समुच्चय A का पूरक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U के सार्वत्रिक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय होगा, U के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो समुच्चय A में उपस्थित ना हो, जो समुच्चय A में उपस्थित नहीं हो। ठीक भाई, जो समुच्चय A में उपस्थित नहीं हो, इसे A डैश या A कॉम्प्लीमेंट से, इसे A डैश या A कॉम्प्लीमेंट से व्यक्त करते हैं। ठीक भाई, किससे व्यक्त करते हैं इसको? A डैश या A कॉम्प्लीमेंट से व्यक्त करते हैं। दैट इज A डैश बराबर A कॉम्प्लीमेंट बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू U और x डज नॉट बिलोंग्स टू A। और अंतर समुच्चय के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं? U माइनस A। ठीक है, U माइनस A। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे आपने सार्वत्रिक समुच्चय में ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कहने मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर आपने प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं ले ली, और सेट ए के अंदर आपने क्या ले ली? प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं। ठीक है, सेट ए के अंदर आपने क्या ले ली? प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं। तो आपको इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो इसका पूरक समुच्चय आप किस प्रकार से निकालोगे कि सार्वत्रिक समुच्चय U और समुच्चय A का आप ले लो, अंतर समुच्चय ले लो। ठीक है भाई, सार्वत्रिक समुच्चय U और समुच्चय A का आप अंतर समुच्चय ले लीजिए, तो वो क्या होगा? वो समुच्चय A का पूरक समुच्चय होगा। ठीक है, और जो किससे व्यक्त करेंगे? इसको व्यक्त करेंगे हम A डैश या A कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, किससे व्यक्त करेंगे? A डैश या A कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, और ये होता किसके बराबर है? सार्वत्रिक समुच्चय U और A के अंतर समुच्चय बराबर। अब देखो U माइनस A क्या होगा? U माइनस A सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव, उन अवयवों का समुच्चय होगा जो कि A में ना हो। आप देखते हो कि 1 2 3 4 तो किसके अंदर है? A के अंदर है, लेकिन बाकी के सभी अवयव किसके अंदर नहीं है? A के अंदर नहीं है। तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका सार्वत्रिक समुच्चय के साथ आप समुच्चय A का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ आप क्या ले लो? अंतर ले लो, तो वो क्या आ जाएगा? आपका पूरक समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो। ठीक है, पूरक संक्रिया के गुणधर्म भी देख लीजिए ताकि आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पूरक संक्रिया कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म है जो कि आपके आगे बहुत काम आएंगे।
तो इसमें फर्स्ट आता है आपका कि किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लो और अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट लो, उसी के साथ सॉरी अगेन उस कॉम्प्लीमेंट का क्या लो, कॉम्प्लीमेंट लो, तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। कहने का मतलब है किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ए के बराबर होता है। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड अंतर समुच्चय किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए माइनस बी को आप किस प्रकार से लिखोगे, ए माइनस बी को आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किससे लिखोगे इसको, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। और ये कैसे आपको लिखना है, ये सब आपको जो भी प्रॉपर्टीज है ये आपको वेन आरेख से पता चल जाएगा कि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के कैसे बराबर होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर कैसे होता है, ये आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वेन आरेख उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। थर्ड देखो, बी माइनस ए बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ आता है आपका डी मॉर्गन नियम। ठीक है, फोर्थ आता है आपका डी मॉर्गन नियम। ठीक है, तो डी मॉर्गन नियम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसमें दो नियम होते हैं डी मॉर्गन नियम के अकॉर्डिंग कि ए यूनियन बी, मतलब किन्हीं भी दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक भाई, किन्हीं भी दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और किन्हीं भी दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टीज का टेस्ट या फिर प्रूफ, ये जितनी प्रॉपर्टीज है सबका प्रूफ हम वेन आरेख में बता दें किस प्रकार से ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई पूरक संक्रिया की, और ये जो टॉपिक है आपका कि समुच्चयों पर संक्रियाओं का, ये आपका ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेन आरेख के बारे में बताएंगे कि वेन आरेख होता क्या है, और वेन आरेख सिद्धांत किसने दिया, इसकी क्या यूजफुल रही, मतलब क्या क्या उपयोगिता रही, कि किस रीजन की वजह से इस वेन आरेख सिद्धांत को दिया। ठीक है भाई, और क्यों दिया, ये सब जो भी क्वेश्चन हैं इनका जो जवाब है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेगा। आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।